मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। अंधेरी रात, थमी हुई हवा और बरसों पुरानी हवेलियों की सीलन भरी गंध। जब अतीत अपने साए के साथ वापस लौटता है तो सन्नाटा भी चीखने लगता है। शहर की भागदौड़, गाड़ियों का शोर और दफ्तर की कभी ना खत्म होने वाली फाइलों के बीच सुभाष जैसे अपनी जड़ों को भूल ही चुका था। उसकी दादी के इंतकाल के कई साल बीत चुके थे और तब से अब तक वो कभी अपने पुश्तैनी गांव रामपुर वापस नहीं आया था। इस बार दफ्तर से हफ्ते भर की लंबी छुट्टी मिली तो सोचा कि कुछ दिन आराम में बिताए, लेकिन गांव रवाना होने से ठीक पहले उसके पिताजी ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सुभाष को थोड़ा असहज कर दिया। सुभाष, पिताजी ने एक भारी सांस छोड़ते हुए कहा था, वो गांव वाला पुश्तैनी मकान सालों से बंद पड़ा है। अब हम सब वहां से इतनी दूर आ चुके हैं तो उसकी देख रेख भी नहीं हो पाती। मैंने एक खरीदार से बात की है, तुम एक बार वहां जाकर रह कर आओ, थोड़ा साफ सफाई कर लो और कागजी जायजा ले लो। हम वो घर बेचने जा रहे हैं। सुभाष का मन थोड़ा भारी हुआ, लेकिन व्यवहारिक बनकर उसने हाँ कह दी। अगली शाम उसकी पुरानी कार रामपुर की धूल भरी सड़कों पर उतरी तो सूरज ढल चुका था। गांव का माहौल शांत था। हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करते ही उसे बचपन की याद आ गई। लाल ईंटों और भारी शीशम के दरवाजे, वही हवेली कम, यादों की एक किला ज़्यादा लगती थी। गांव के कुछ पुराने लोग से मिले, सबने मुस्कुराकर स्वागत किया। अरे सुभाष बेटा, बरसों बाद आए हो, दादी की याद नहीं आती क्या? उसके सवाल में एक अजीब सा अपनाई था। हवेली की भारी लोहे का ताला खोलते ही एक जोर की चर की आवाज़ आई। अंदर एक तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी और सीलन की गंध हवा में तैर रही थी। पूरा घर सालों से इतनी लंबी नींद में सोया था कि सुभाष ने हवेली के एक छोटे कमरे को चुना, उसकी खिड़कियों से धूल हटाई, झाड़ू लगाकर जगह साफ की और अपना सामान एक तरफ रख दिया। थकान बहुत थी, इसलिए शुरुआती सन्नाटा उसे भा रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज पूरी तरह ढला और रात की कालिमा हवेली को अपनी आगोश में लेने लगी, माहौल अचानक बदलने लगा। शाम के करीब 8 बजे हवा का बहाना अचानक बंद हो गया। हवेली के भीतर की हवा भारी और भारी होने महसूस हो गई। सुभाष जब रसोई में पानी लाने गया तो उसे लगा जैसे कोई लगातार लकड़ी के फर्श पर चलकर उसके पीछे आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ अंधेरा दिखता। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अचानक थोड़ी तिरछी होने लगी। सुभाष ने अपना सिर झटका। ज़्यादा थकान की वजह से वहम हो रहा है, उसने खुद से कहा और नज़रअंदाज कर दिया। हल्का फुल्का खाना खाकर रात के करीब 11:30 बजे वह अपने कमरे में सोने चला गया। थकान इतनी थी कि बिस्तर पर लेटते उसकी आंखें भारी होने लगी। रात के ठीक 1 बजे सुभाष की नींद अचानक किसी बहुत तेज आवाज़ से खुली। पूरे सन्नाटे को चीरती 1980 के दशक के किसी पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो से निकलने वाली पुराने गाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। रेडियो का सिग्नल थोड़ा ख़राब था, इसलिए गाने के साथ साथ एक अजीब सी सर्राहट स्टैटिक भी सुनाई दे रहे थे। सुभाष के दिल में एक पल के लिए धक्सा हो गया। उसने खुद से सवाल किया कि इस बंद हवेली में रेडियो कौन बजा रहा है? यहाँ तो बिजली का कोई कनेक्शन भी ठीक से चालू नहीं। वह अपनी हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठा। उसने हाथ में टॉर्च ली और भारी कदमों से गलियारे की ओर बढ़ा। आवाज़ हवेली के सबसे कोने वाले कमरे से आ रही थी, उसके दादी का कमरा। दादी के कमरे के बाहर पहुंचकर सुभाष ने देखा कि कमरे की बाहरी लकड़ी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से एक पीली और अजीब सी धुंधली रोशनी आ रही थी और उसी के साथ रेडियो पर बजता पुराना गाना और तेज़ हो रहा था। सुभाष की सांसें थम गई। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजे को थोड़ा और धकेला और जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच रखी पुरानी सागवान की आरामदायक हिलने वाली कुर्सी पर धुंधली काली परछाई बैठी हुई थे। परछाई बिल्कुल वैसे ही थे, वही सूती साड़ी का पल्लू, वही सिर ढकने का अंदाज, और किसी और के नहीं बल्कि उसके दिवंगत दादी की आत्मा थी। दादी जब जिंदा थे तब रात को अक्सर रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए उसी कुर्सी पर बैठा करते थे, और आज उनकी मृत्यु के बरसों बाद उनकी आत्मा ठीक वही कर रही है। सुभाष की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। वो ना चीख पा रहा था, ना ही पीछे हट पा रहा था। डर से उसकी पूरी देह कांप रहे थे। अचानक वो कुर्सी हिलना बंद हो गई। गाना अभी भी बज रहा था, लेकिन वो काली धुंधली परछाई धीरे धीरे घूमी और उसका चेहरा सीधे सुभाष की ओर हुआ। परछाई के चेहरे पर कोई भयानक भाव नहीं था,
बल्कि उसमें एक अजीब सी ममता और खुशी थी, जैसे कोई बरसों बाद अपने पोते को देखकर खुश होता है। दादी की आत्मा ने हवा के धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और सुभाष को प्यार से अंदर आने का इशारा किया। सुभाष के कदम जैसे उसके अपने वश में नहीं थे। वो एक अदृश्य आकर्षण या शायद खून के रिश्ते के खिंचाव के तहत से धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर कदम रखते ही सुभाष को महसूस हुआ कि वो तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। उसकी सांसों से भाप निकलने लगी। सीलन और कपूर की एक अजीब सी महक हवा में घुल चुकी थी। दादी की आत्मा कुर्सी से उठी। वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई सुभाष के बिल्कुल करीब आई। सुभाष ने अपनी आंखें डर से मारे मींच ली, लेकिन तभी एक बेहद ठंडा लेकिन ममता से भरा हुआ स्पर्श उसके माथे पर हुआ। आत्मा ने अपने हाथ से सुभाष के सिर को बड़े प्यार से सहलाया, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में दादी उसे सहलाया करते थे। उसे एक स्पर्श में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक अटूट प्यार और तड़प और इस घर से जुड़ा हुआ एक दर्द था जिसे कोई लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। अगले ही पल वो धुंधली परछाई हवा में धीरे धीरे बिखर कर गायब हो गई। जैसे ही वो आत्मा गायब हुई, रेडियो झटके से बंद हो गया। कमरे का तापमान एकदम सामान्य हो गया और रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा वापस उसी धूल और जालों के सन्नाटों के रूप में आ गया जैसे वहाँ पहले था। सुभाष वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों के डर नहीं बल्कि आंखों के सामने आंसू बह रहे थे। और उस रात सुभाष सो नहीं सका। वो पूरी रात दादी के कमरे में बैठा रहा, उसके चारों तरफ देखता रहा। इस हवेली का एक एक कोना उसके दादा दादी के पसीने, त्याग और प्यार से बना था। उन्होंने बहुत दुख और तकलीफें सहकर इस घर को खड़ा किया था। इंसान मर जाता है लेकिन उसकी भावनाएं और प्यार कभी नहीं मरते। उसकी दादी की आत्मा किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अपने उस घर की हिफाजत के लिए वहां मौजूद थे जिसे वो बेचना चाहते थे। सुबह होते ही सुभाष ने अपना सामान बांधा और सीधे शहर लौट आया। घर पहुंचते ही उसके पिताजी को देखा। पिताजी ने पूछा, क्या हो सुभाष, साफ सफाई हो गई? खरीदार को बुलाएं? सुभाष ने अपने पिताजी के हाथ थामे और पूरी दास्तां कह सुनाई। उसके कहा, पापा हम वो घर नहीं बेच सकते। वो सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, उस घर में आज भी दादा दादी की आत्मा, उनकी सांसें बसती है। उन्होंने बहुत तकलीफ़ों से बनाया था और मरने के बाद उस घर में उनका मोह नहीं छोड़ा। अगर हमने उसे बेचा तो अपनी जड़ों को बेच देंगे। सुभाष की बातें सुनकर उसके पिताजी की आंखें नम हो गई। वह सुभाष की बात का मर्म समझ रह गए और उन्होंने तुरंत मकान बेचने का इरादा हमेशा के लिए टाल दिया। आज भी हर 2 महीने में सुभाष उसके पिताजी के कुछ दिनों के लिए अपने पुश्तैनी गांव जाता है। अब वहाँ कोई डर नहीं लगता क्योंकि सुभाष जानता है कि भले वो हवेली पुरानी और सुनसान लगे, लेकिन उस हवेली का दृश्य साया आज भी उसके बुजुर्ग का आशीर्वाद और उनका पहरा मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी और कहानी के साथ।